कि उसको भाई कितना ट्रैफिक है। तो जैसे लेटर ऑन इंदिरा सानी केस में इक्वालिटी वाज कंसीडर्ड एज अ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नाउ फर्स्ट टाइम बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन में आया तब आया जब 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 आया। 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 में इंदिरा गांधी मैडम ने आर्टिकल 329A बनाया था, जिसमें बोला था कि स्पीकर और प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शंस होगा ना तो उसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं यूज हो सकता। नाउ इस एग्जाम्पल में यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू को भी बेसिक स्ट्रक्चर माना गया था। ओके, इन अदर वर्ड्स बोला गया था कि अगर प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर का इलेक्शन है तो उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता, पार्लियामेंट उसको खुद ही इन्वेस्टिगेट करेगा, खुद ही इंक्वायर करेगा और खुद ही खत्म कर देगा। सुप्रीम कोर्ट सेड नथिंग डूइंग मैडम। So this Indira Nehru Gandhi versus Rajnarayan case of 1975 में versus Rajnarayan case of 1975 में, okay, Supreme Court ने बोला nothing doing. You cannot take away judicial review. Judicial review is a part of basic structure doctrine. You cannot touch. तुम्हें जो मर्जी amendment करना है करो. You cannot touch. Article 368 cannot be limited by Article 13. It cannot be limited by fundamental rights. ये बात याद रखना. Fundamental rights are not a part of basic structure doctrine. But you cannot touch judicial review since judicial review is already a part of the basic structure doctrine. 42nd Constitutional Amendment Act 1976 में हम लोगों ने फिर से the section 4 and section 55 जो डाला गया था उसमें बोला गया था आर्टिकल 368 के बाद बोला any amendment by the parliament shall not be challenged in any court of law। भाई कैसे बातें बोल देते तुम, shall be not be challenged, shall not be challenge होगा तो फिर तो गड़बड़ी हो जाएगी। In other words, judicial review नहीं रहेगा। And then came the huge case, Minerva Mills case of 1980, जब उस टाइम के चीफ जस्टिस वाई चंद्रचूड़ ने एक स्टेटमेंट दी, everything in India is under judicial review। In other words, judicial review was considered to be omnipotent, ये चारों तरफ है। इंडिया में ऐसा कोई काम नहीं हो सकता, इंडिया में ऐसा कोई ऑफिस नहीं हो सकता, इंडिया में ऐसा कोई एक्शन नहीं हो सकता जो को जुडिशियल रिव्यू में कवर नहीं किया जा सकता। इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। इससे कभी कभी क्वेश्चन आता है विच जजमेंट इवॉल्व द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, तो वो आंसर आता है मिनर्वा मिल्स केस। क्वेश्चन आएगा विच केस gave birth to basic structure doctrine, तो वो आंसर will be the केशवानंद भारती केस। फर्स्ट टाइम यूटिलाइज तो इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण केस। मिनर्वा मिल्स केस इतना इंपॉर्टेंट केस था कि इसको कई बार आगे कोर्ट किया गया। ओके, वेयर चाहे वो विद रिगार्ड्स टू प्रेसिडेंशियल रूल का ऑर्डर आया या फिर विद रिगार्ड्स टू स्पीकर डिस्क्वालिफिकेशन होता है। तुमने कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली में देखा, everything in India is under judicial review. Why? Because of the derivative of basic structure doctrine. So basic structure doctrine, my friends, is a judicial innovation. इसको judicial innovation बोलते हैं। ये made in India concept है। Okay? ये सिर्फ इंडिया में है। Because it actually can be misused. अगर तुम इसे नोटिस करो, it gives unprecedented powers to the judiciary to interpret the constitution according to what they think is correct. Okay? तो उनको लगता है ऐसे करना ठीक है, तो वो they will start doing it in that way. So basic structure doctrine has come under criticism also. ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि basic structure doctrine is under criticism because it's not codified. Unbelievable. Codified नहीं है ना, powers to the अपने हिसाब से जुडिशरी कैसे भी काम करता है। जैसे हम लोग पार्लियामेंट से डर रहे थे कि उनको अनलिमिटेड पावर्स आ गई, तो क्या जब हम जुडिशरी को अनलिमिटेड पावर्स दे रहे तो हमें नहीं डरना चाहिए? मे बी डरना चाहिए। तो द पॉइंट हियर इज दिस इज अ डॉक्ट्राइन। ओके, डिमांड ये है कि अगर तुम्हें इसको देना भी है तो दो, लेकिन इसको कोडिफाई कर लो। ओके, मेक इट कोडिफाइड, क्लियर हो जाए कि ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है, ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। अदरवाइज इट कैन लीड टू मिसयूज ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, जिसको आजकल हम कभी कभी क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं एज जुडिशियल ओवररीच एटसेट्रा एटसेट्रा, या फिर जुडिशरी इंटरफेयरिंग इन द एग्जीक्यूटिव। इन दोनों ही चीजों को यू कैन ऑलवेज स्टॉप by one name. Yes, हम आर्टिकल 368 को अनलिमिटेड नहीं छोड़ सकते, बट इन द सेम फुटिंग यू ऑल्सो कैन नॉट से कि हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन वाले कॉन्सेप्ट को, जुडिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी अनलिमिटेड नहीं छोड़ना चाहिए। द बेस्ट थिंग हियर इज
कि दोनों का बेस्ट वे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट रखो, लेकिन उसको कोडिफाई कर दो, उसको फिक्स कर दो। ये एक्सेट्रा वर्ड छोड़ दो, क्यों केस टू केस जज विल इंटरप्रेट वेदर इट इज नॉट और नॉट, वेदर इट इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट, it can lead to arbitrariness and ambiguity. When we are dealing with constitutional amendments, हम लोग डील कर रहे हैं आर्टिकल 368। हम लोगों ने जब लास्ट टाइम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा तो हमने उसमें आर्टिकल 368 में बहुत क्लियरली मेंशन किया था that parliament has got the power to amend the constitution, only the parliament। वहां पे स्टेट लेजिस्लेचर्स को रोल नहीं है, अनलाइक इन यूएसए वेयर स्टेट्स आर इन्वॉल्व्ड इन इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। पार्लियामेंट ने आर्टिकल 368 में क्लियरली आर्टिकल 368 में लिखा हुआ है that you can amend any part of the constitution, any provisions of the constitution can be amended, using the constituent powers। वर्ड क्या यूज किया हुआ है? using the constituent powers, any provisions of the constitution can be amended by the parliament using the procedure that is mentioned under article 368। now so article 368 is an enabling provision with regards to everything which will provide the procedure, and it is unlimited। तो मैं ध्यान हो गया होगा जब हमने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, हमने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन पढ़ा, तो बहुत टाइम तक ये कॉन्फ्लिक्ट था, बहुत गंदा ट्रैफिक था। आर्टिकल 368 टच पार्ट 3, कैन आर्टिकल 368 टच आर्टिकल 13, ओके, और यही वाला एक जगह है जहां रुला देता है। बाद में केशवानंद भारती जजमेंट ट्रैफिक रेगुलेटेड नहीं है ना, 368 कैन बी अनलिमिटेड एक्सेप्ट दैट द बेसिक